ओके, तो अब हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड डिफरेंस तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत इजी है। देखो ये डिफरेंस है, ये सिमिलरिटी है, दोनों में अंतर कर लेते हैं और दोनों में समानता, समानता सिमिलरिटी कि क्या सिमिलर है दोनों में, सेम क्या है। तो कॉमन सेंस लगा पहले कि फोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि डिफरेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा शॉर्ट टाइप में, क्या चीज में आएगा, वेरी शॉर्ट टाइप, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन है। तुम लोग तो बोर्ड में तो 2 मार्क्स का आता है, तो वेरी शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तुमको ये पॉइंट ऐसे याद रखना है। तो देखो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्योंकि वो मासेस के बीच में लगते हैं। एक और डिफरेंस हो गया कि इट प्रोड्यूस ड्यू टू चार्जेस या बिटवीन द चार्जेस, माने चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? मास के बीच में। ओके, हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाया था, याद है नहीं? तो न्यूमेरिकल में मैंने बताया था कि प्रोटॉन में या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में उसके चार्जेस की वजह से भी फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में उसके मासेस की वजह से भी फोर्स लगता है। बता ना 10 का पावर 39 लाए थे हम लोग, प्रूफ किए थे, उतना ऑर्डर का होता है, इतना भी स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो चार्जेस के बीच में लगते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो मासेस के बीच में लगते हैं, द्रव्यमान के बीच में। ये आवेश के बीच में, ये द्रव्यमान के बीच में। ये हमेशा आकर्षित या विकर्षित हो सकता है, ये केवल आकर्षित होता है। ठीक है, अब देखो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मैंने बोला था, ये समझने वाला पॉइंट है कि दो चार्ज रखे हुए हैं, दो मास को रखो, ये दोनों मास के बीच में फोर्स लग रहा है। मान लो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है मान लो। ओके, अब इनके बीच में मैंने फोर्स निकाल लिया, फोर्स आया मान लो कि 5 आया, कितना आया? अब इसी चार्ज, दोनों चार्ज को उठा करके इतनी ही दूरी पे पानी में जाकर रख दो। कहाँ रख दो? पानी में जाकर रख दो, इतनी ही दूरी पे। तो फोर्स वहां भी कितना आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स 5 ही आएगा। माने चेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसका नाम रखा गया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसका वैल्यू यूनिवर्स में कभी चेंज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा नहीं है, मीडियम टू मीडियम का होता है। ये अच्छा एग्जांपल है कि अगर मान लो कि 2 चार्ज रखे हो, 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ है, मान लो कि वो 100 मीटर की दूरी पर रखे हुए या 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 1 मीटर की दूरी पे 2 चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच का फोर्स एयर में मान लो कि 80 न्यूटन है। कितना है? 80 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? और उसी चार्ज को उतना ही दूरी पे पानी में जाकर रख दो, कितना न्यूटन फोर्स हो जाएगा? 1 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या करता है? फोर्स को काट के छोटा कर देता है। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, इसलिए उसके ग्रेविटी, उसके कांस्टेंट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को या कूलम्ब कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल नहीं कहते हैं। यूनिवर्सल समझ आया? वो तो एयर के लिए 9 × 10⁹ लेते हैं हम लोग, वैल्यू बताते हैं। हाँ बोलो। हाँ, मैक्सिमम फोर्स लगता है कहाँ? स्पेस में। वही को बोल रहा हूँ ना, स्पेस यानी फ्री स्पेस, उसी को वैक्यूम बोल रहे हैं ना हम लोग। क्या समझ आया? तो एयर में थोड़ा सा कम था, ज्यादा फर्क, लेकिन वाटर में बहुत कम, ज्यादा 80 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डिस्टेंस और मास चेंज ना किया जाए तो। ओके, इट इज रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। पता है कि तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये वीक है तब तो इधर चिपकना रहा है, नहीं तो चिपक ना जाता। हमको ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ दिखाई? इधर चिपकता हुआ कहाँ दिखाई देगा जानते हो? स्पेस में। तो अभी अर्थ रखा हुआ, अर्थ है, बड़ा मास है, अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा। तो मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स तुमको तो विजुलाइज हो जाएगा, लेकिन बहुत आसानी से छोड़ोगे, एक मैसिव मास होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को विजुलाइज करने के लिए तुमको एक्सपेरिमेंट सबका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये अब दूर में ये तो हो गया डिफरेंस। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, एग्जाम में ये भी हो सकता है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है दोनों में। अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था। देखो ये तुम्हारे पास Q1 है, ये तुम्हारे पास Q2 है। अब बताओ ये प्लस है, ये प्लस है, या मान लो एक प्लस लेते हैं, एक क्या लेते हैं? ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। क्या कोई दिक्कत? ये Q1 को खींचेगा Q2 इधर की ओर, Q2 को खींचेगा Q1 इधर, अट्रैक्शन। ओके, मान लो मेरे प्लस माइनस का केस लिया हूं, तो ये इस लाइन के अलोंग लगेगा नहीं लगेगा? इसका दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम ही तो होगा। तो ये फोर्स हमेशा सेंटर से सेंटर मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगता है। ये जो फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्स
लाइन को उसके सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला लाइन के अलोंग लगता है, उसकी दिशा में लगता है। क्या समझ रहा है? इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट चार्जेस या पॉइंट मासेस। ओके, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। कौन बल? क्या समझ आ गया? सेंटर से सेंटर को मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में लगता है ये फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, एमसीक्यू में, बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स। और ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। दोनों में ये सिमिलरिटी है कि नहीं? समानता हुआ कि नहीं हुआ? अरे सिमिलरिटी यानी समानता, दोनों में समान बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तुम्हारा सेंट्रल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी तुम्हारा क्या है? सेंट्रल फोर्स है। और दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दोनों क्या होता है? दोनों बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन फोर्सेस? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सर? कंजर्वेटिव फोर्स का डिटेल से मैंने चर्चा 11th में वर्क एनर्जी पावर में किया था, है ना? इतना याद रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि इसका वर्क डन, अगर ये फोर्स वर्क करेगा ना, तो इसका वर्क डन इस पाथ से करोगे या इस पाथ से करोगे, बात सेम रहेगा। मान लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, ठीक है? समझाने के थोड़ा सा बोल रहा हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये फोर्स लगाना पड़ा, ऐसे लगाया मैंने, माने कि बॉडी को उठा के ऐसे ले गया, या बॉडी उठा करके ऐसे ले गया, या बॉडी उठा के ऐसे ले गया, बात समय क्या रहेगा? सेम। माने वर्क डन सेम रहेगा। वर्क डन माने उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हो गया? क्लियर हुआ? और भी इसका फील करवाएंगे अगला लेक्चर जब आएगा, पोटेंशियल टर्म पढ़ेंगे ना हम लोग। जो बच्चा 11th नहीं पढ़ो, जो 11th पढ़े तो उसको तो ये टर्म्स बहुत अच्छे से वाकफियत है, उस अच्छे से ये बात समझते हो कि कौन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है? तो बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों कॉमन हो गया। और दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है लेकिन स्क्वायर वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है ना? तो क्यू फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर या r स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या बोलते हैं? वो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, बस भैया। और दूसरी बात कि दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज समझे? बहुत दूर दूर तक काम करता है। वो अलग बात है कि बहुत दूर होने पे ये फोर्स वीक हो जाते हैं, लेकिन काम करता है। ये बोल सकते हो, तुमसे पूछा जाएगा बताओ कि इस फोर्स का प्रभाव, ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रभाव कहां तक है? तो बोलोगे इन्फिनिटी तक है। कहां तक बोलोगे? इन्फिनिटी तक बोलोगे। ये टर्म इस्तेमाल करोगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत दूर तक होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता, लेकिन लगता है इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया? तो इसलिए बोलते हैं इसको लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है? दीर्घप्रासी बल है। दीर्घप्रासी मतलब दूर तक लगने वाला बल। क्या समझ आया? अरे समझे कि नहीं? समझ आ गया? तो दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं, दोनों बल कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी बल होते हैं, और दोनों वर्ग व्युत्क्रम नियम को पालन करता है, ठीक है? हाँ, दोनों नियम दोनों फोर्स, दोनों बल दीर्घप्रासी बल होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। क्लियर हो गया? क्या कोई डाउट किसी को इसमें? अरे हो गया ना? तो ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक। तो हमने देखे कि बोर्ड में पूछा गया, लेकिन बहुत इजी टॉपिक था, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा दिया एक जगह पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? क्लियर हुआ ना? कोई डाउट है किसी को? बस रहे तो इसको नोट करो, मिटा दो इसको। चलो वीडियो पॉज कर लो।